नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे ये पेपर सेकंड की तैयारी के लिए रहेंगे, जिसमें मैथ्स और साइंस ग्रुप के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्वेश्चन उपयोगी है। और आप अन्य एग्जाम में भी जहां पर साइंस पूछा जाता है तो बिल्कुल आप उसके लिए भी इनको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं सीटेट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के प्रश्न जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे और कंप्लीटली उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यदि आप क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप अपने ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर के उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस सेट वहां पर फ्री और कुछ जो है एक न्यूनतम प्राइस पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ सीटेट की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण नोट्स पीडीएफ है वो भी आपको बिल्कुल एक लो प्राइस में वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह कौन सी गैस है जो विषैली होती है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में बहुत कुछ हमारे लिए छुपा होता है और उसी को हम देखें तो यहाँ पर हमें उत्तर इसमें मिल भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज मिल रही है हमें, अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली गैसें। अब देखिए ईंधन कौन से हो सकते हैं, तो ईंधन हमारे जो होते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि जो जीवाश्म ईंधन है, और इन्हीं का जब हम दहन करते हैं तो निश्चित रूप से जो गैसें उत्पन्न होती है उन्हीं गैसों में से एक गैस वो है जो विषैली होती है और हमारे रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को ये घटा देती है। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर सही उत्तर की हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जिसे हम सूत्र के रूप में CO के रूप में लिखते हैं, ये वो विषैली गैस होती है जो कि जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। और जब ये श्वसन के माध्यम से हमारे रक्त में पहुंच जाती है तो वहां पर ये जो हमारा ऑक्सीजन वाहक यानी कि ले जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में मिलकर के ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक स्थायी यौगिक बन जाता है, यानी कि फिर ये इस हीमोग्लोबिन के साथ में संयुक्त जब हो जाता है तो ये एक स्थायी यौगिक बन जाएगा इन दोनों का। और फिर जिससे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो नहीं बन पाएगा। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो ये एक अस्थायी यौगिक होता है जहां पर ये ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, परंतु जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके साथ में ये एक स्थायी यौगिक बना लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, और अगला प्रश्न हमारा काफी महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है और 5 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चिकनी क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर वो फिसल रही है। तो वस्तु को समान वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो वस्तु का जो भार है, यदि हम देखें द्रव्यमान देखें तो यहाँ पर वस्तु का जो द्रव्यमान हमें मिलता है, द्रव्यमान m जो यहाँ पर है वो हमारे लिए है 200 किलोग्राम। अब यहाँ पर वस्तु जो है, वस्तु का जो वेग है, तो वेग की यदि हम बात करें तो वेग यहाँ पर है उसका 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसका वेग हो जाता है। और ये चिकनी क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर फिसल रही है। तो यहाँ पर वस्तु को गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? तो देखिए वस्तु चूंकि यहाँ पर एक नियत वेग से, यानी कि वस्तु का जो वेग है वो कैसा हमें देखने को मिल रहा है, नियत है। तो जब वेग नियत होता है तो उस स्थिति में वहां पर जो त्वरण होता है, त्वरण शून्य हो जाता है ना। त्वरण किसे कहते हैं हम? वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को। अब देखिए त्वरण की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बल का इसमें सूत्र लगाते हैं तो बल बराबर जो सूत्र हमारा हो जाता है वो हो जाता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है ना। तो ये द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाता है। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण जब हम यहाँ पर देखेंगे तो द्रव्यमान का मान हमारे पास में है यहाँ पर m, और त्वरण जो है उसको हम त्वरण लिख दें या उसको जो संकेत है वो भी लिख सकते हैं।
पर चूंकि हमें संकेतों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें सीधा सीधा मान रखना है। तो देखिए द्रव्यमान हमारे पास में है 200 और त्वरण जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब 0 क्यों होगा? क्योंकि जब वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में त्वरण जो होता है वो 0 हो जाता है। और जब वस्तु जो है वेग में परिवर्तन जब होता रहता है, यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से एक दिशा निश्चित दिशा में वो गति कर रही है और कुछ समय के पश्चात में उसका वेग जो है वो 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि उसका एक त्वरण है। परंतु चूंकि वस्तु यहाँ पर एक नियत वेग से गति कर रही है तो यहाँ पर उसका त्वरण हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो बल होगा उस बल का मान भी कितना हो जाएगा? तो बल का मान भी यहाँ पर हो जाएगा इसमें 0। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ सामान्यतः वर्षा के पश्चात दिखता है। इंद्रधनुष के समय आकाश सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। और सी है इंद्रधनुष को देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए। डी है इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यदि हम कथन की इसमें बात करें तो ABC, ACD या फिर BCD या फिर ABD, कौन सा कथन यहाँ पर इसमें सही रहेगा? तो देखिए यदि हम कथनों की इसमें बात करें तो इसमें हमारा सही उत्तर जो रहेगा यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दिखता है, यानी कि बारिश जब हो चुकी होती है तो उस स्थिति में देखने को मिलता है ना कि वर्षा के बाद। दूसरी बात यहाँ पर है इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है, तो ये हमारे लिए सही इसमें नहीं है। आकाश में सूर्य की स्थिति जो होगी वो एक दिशा में होगी, यानी कि थोड़ी नीचे की ओर होगी। और इसी के साथ में इंद्रधनुष को देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल इसमें सही है। और डी वाला भी इसमें सही है। तो यहाँ पर यदि देखें तो ए और सी और डी ये हमारे लिए इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें हमारा सही उत्तर बनता है, ए सी डी के रूप में। अब देखिए ए सी डी के रूप में ये उत्तर क्यों बनता है, तो यहाँ पर समझते हैं कि जैसे ही जब इंद्रधनुष की बात करते हैं तो जैसे बारिश हो चुकी होती है तो उस कंडीशन में ये इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। हल्की हल्की कुछ वाष्प जो होती है वायुमंडल में मौजूद होती है। और जब इंद्रधनुष बनता है तो यहाँ पर देखिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए। तो देखिए सूर्य यदि ऊंचाई पर रहेगा तो वो तो हमारे सिर पर हो जाएगा, हमारे पीठ के लगभग इस प्रकार से तिरछा होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा नीचे की ओर होना चाहिए, अधिक ऊंचाई पर नहीं, नीचाई पर। तो हमारी पीठ सूर्य की ओर होगी तो निश्चित रूप से इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य के सामने की ओर बनेगा और हम देखेंगे तो हमारी पीठ जो होगी वो सूर्य की ओर हो जाएगी। और यहाँ पर जो जल की सूक्ष्म बूंदें होंगी वो निश्चित रूप से प्रिज्म का कार्य करेंगी, क्योंकि उनके अंदर जो परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं होंगी और उसी के कारण से यहाँ पर एक विबग्योर जो रंगों का क्रम होता है वो हमें देखने को मिलता है और उसी से यहाँ पर इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, मान लीजिए कि आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं और उस स्थिति में क्या होता है, समतल दर्पण के सामने खड़े हैं आप, दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर आपका मित्र 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है और आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच दूरी क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण जो होगा हमारा सीधा रहेगा और थोड़ा सा तिरछा मुझे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम एक छोटे से हिंट इसमें देख रहे हैं। मान लीजिए कि ये हम हैं और ये हमारा मित्र है बी, ठीक है। तो आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो हमने अपने आप को ए माना है, तो हम यहाँ से दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। इसी के साथ में हमारा जो मित्र है वो दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो यहाँ से उसकी दूरी जो है वो 4 मीटर है। अब देखिए समतल दर्पण की विशेषताएं होती है, इसके प्रतिबिंब बनाने की जो विशेषताएं होती है, तो समतल दर्पण की यदि हम बात करें तो समतल दर्पण जो होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी होता है, पहली बात। दूसरी बात करें तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है समतल दर्पण से। और दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा और वस्तु के आकार के समान होगा। तो देखिए यहाँ पर ए का प्रतिबिंब तो जो है वो 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। यदि हम देखें तो यहाँ पर ए का प्रतिबिंब बन गया
3 मीटर की दूरी पर, और बी का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन गया 4 मीटर की दूरी पर। अब प्रश्न ने हमसे क्या कहा है कि आपसे, यानी कि आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी। अब मित्र का प्रतिबिंब देखिए, हमारा मित्र बी था और उसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, इस जगह पर, और प्रतिबिंब से हमारे बीच की दूरी कितनी हो जाती है? तो देखिए ये हमारे बीच की यहाँ से यहाँ तक हो जाती है 4 मीटर, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु रखी समतल दर्पण के सामने उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब होगा। तो 4 मीटर ये और 3 मीटर ये, तो टोटल यहाँ पर दूरी हमारे पास में निकल करके आ जाती है, वो आ जाती है 7 मीटर ये। तो 7 मीटर इसमें हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक और प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, यदि प्रश्न को थोड़ा सा बदलाव करें, आपके प्रतिबिंब और आपके मित्र के प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी है? तो यदि हम एक शब्द से देखें तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है 4 पर, और हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 3 पर। तो देखिए 1 मीटर की दूरी दोनों के प्रतिबिंबों के बीच में हमें देखने को मिल जाएगी। यदि प्रतिबिंब के ऊपर प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न में किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है। यदि हमें सारी चीजें, विशेषताएं समतल दर्पण की पता है तो निश्चित रूप से उत्तर हमारे लिए काफी आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, नीचे दिए गए सौर परिवार के ग्रहों में से उस ग्रह का चयन कीजिए जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है और जिसकी परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर बुध, नेपच्यून, शनि है और यूरेनस है, तो यहाँ पर वो जो ग्रह रहेगा वो हमारा रहेगा यूरेनस। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अब देखिए यूरेनस जो होता है इसे हम अरुण के नाम से भी जानते हैं, अरुण, वरुण आदि जो है, तो अरुण के नाम से भी इसे जानते हैं, यहाँ पर ये भी इसे कहा जाता है। और ये अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है और इसी वजह से ये लुढ़कता प्रतीत हो रहा है। ये लगभग 98 डिग्री के साथ में ये झुका हुआ है, यानी कि इतने डिग्री के साथ में ये झुका हुआ है। और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज जो थी किसने की थी? तो इसकी खोज को भी हम ध्यान रखना है। इसकी खोज जो करने वाले जो थे वो थे विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने इसकी खोज जो थी वो की थी। अगला प्रश्न आता है, वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 640 सेंटीमीटर है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो यदि हम एक तरंग की बात करते हैं तो एक तरंग इस प्रकार से चलती है और जो कि सुरंग और गर्त बनाते हुए चलती है। यहाँ पर यदि हम एक अक्ष खींच लेते हैं तो उसमें कुछ दोलन ऊपर हैं, कुछ आधे दोलन ऊपर हैं, आधे नीचे हैं। इन दोनों सुरंगों के बीच का जो दूरी होती है, जो दूरी कहलाती है इन दोनों के बीच में, उसी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य यहाँ पर हमें मिल रहा है 640 सेंटीमीटर। अब वो तरंग दैर्घ्य यहाँ से यहाँ तक भी हम मान सकते हैं, चाहे यहाँ मान लें या दोनों सुरंग या दोनों गर्तों के बीच की जो दूरी है वही हमारा तरंग दैर्घ्य होगा। अब देखिए जब तरंग को चलती है तो ऊपर नीचे इस प्रकार से दोलन जब करती है तो यहाँ पर से जब वो पहुंचती है इस जगह से और वापस इसी लेवल पर आ जाती है तो ये उसका एक दोलन जो है वो पूर्ण हो जाता है। और इस चलने में जो समय वो लेती है उसी को हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलने में समय, एक दोलन को पूर्ण करने में समय जो लगता है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल का ही मान हमें इसमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 चीजें हमें मिल रही है, एक हमें मिल रही है चाल और एक मिल रही है तरंग दैर्घ्य। अब देखिए तरंग दैर्घ्य को हम यहाँ पर दूरी भी तो कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से जब तरंग चल रही है इस प्रकार से ये तो ये जो दूरी है उसको हम चाहे ऐसे मान लें या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लें। तो ये एक तरह से दूरी या गति भी हम कह सकते हैं, सॉरी तरंग दैर्घ्य भी कह सकते हैं और इसको हम दूरी भी मान सकते हैं। चाल हमें मिल रही है, अब हमें समय इसमें निकालना है कि इसको पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय जो है वो कितना लग रहा है, यानी कि वही आवर्तकाल इसमें हमें निकालना है। तो आवर्तकाल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टी, और टी जो होगा हमारा अवधि या टाइम भी मान सकते हैं, परंतु इसे हम आवर्तकाल कहेंगे यहाँ पर क्योंकि प्रश्न के अनुसार। और तरंग दैर्घ्य जो है हमारा तरंग दैर्घ्य, इसी के साथ में गति यानी कि उसकी जो चाल है वो, तो चाल या फिर हम उसे गति भी कह सकते हैं। अब देखिए तरंग दैर्घ्य का मान जो है हमारे पास में 640, तो 640 को यहाँ पर हम सेंटीमीटर में दे रखा है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 6.4 मीटर। तो तरंग दैर्घ्य का मान हो जाता है 6.4 और उसके लिए चाल जो है मिल रही है हमें, वो मिल रही है 320 मीटर प्रति सेकेंड।
तो यहाँ पर टी का मान जो है निकल करके हमारे लिए आ जाता है 0.02 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। अब देखिए इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न एक और होता है, आवर्तकाल जो है एक चक्र पूर्ण होने में लगा हुआ समय है, इसी के साथ में आवृत्ति जो होती है इसकी विपरीत होती है। आवृत्ति 1 सेकंड में ये कितने चक्र पूर्ण कर लेती है उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति आवर्तकाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, नीचे दिए गए एक ऑक्साइड का जली विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है और बाकी जो तीनों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं 1, 2 और 4 के रूप में, ये यहाँ पर है धात्विक ऑक्साइड। अब देखिए धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय विलयन बनाते हैं, यानी कि जल के साथ में जल का जली विलयन बनाते हैं धात्विक ऑक्साइडों का। तो ये जली विलयन जो होता है इनका वो हो जाता है क्षारीय प्रकृति का। इसी के साथ में हम अधात्विक ऑक्साइड की बात करें तो इनका जो जली विलयन होगा, यानी कि जब इनकी जल से क्रिया होगी तो इनका जली विलयन जो होगा वो हो जाता है अम्लीय, और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। अब देखिए यदि हम क्रिया देखें SO2 की, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब ये जल के साथ में क्रिया करता है तो जल के साथ में इसका जली विलयन बनाएंगे तो ये बन जाता है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, और ये एक प्रकार का अम्ल है और ये नीले लिटमस को यहाँ पर लाल कर देगा। बाकी तीनों के जो ऑक्साइड होंगे वो यहाँ पर हमें क्षारीय ऑक्साइड देखने को मिलेंगे, जैसे चूना है क्षारीय ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, क्रोमियम के लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि यह दिखने में चमकीला नहीं है, यह संक्षरित नहीं होता, इस पर खरोंच नहीं पड़ती, इससे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से ये महंगा है। तो यदि हम देखें तो क्रोमियम एक ऐसी धातु है जो कि जिसके बारे में यहाँ पर गलत कथन है उससे हम पहचानना है। तो ये दिखने में चमकीला है ना, चमकीला होता है, पर यहाँ पर हमें मिल रहा है नहीं है। तो यही कथन इसमें हमारा जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि क्रोमियम जो होता है होती है एक चमकीली धातु होती है और इसका उपयोग जो है वो विद्युत लेपन में करते हैं क्योंकि ये संक्षरित नहीं होता है, तो इससे इस पर खरोंच नहीं पड़ती और ये महंगा भी होता है, तो इसलिए पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से ये महंगा भी है। तो सही उत्तर हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, ये चमकीला नहीं है, मतलब कि ये होता है चमकीला। चलिए अगला प्रश्न आता है, जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? नथनों से हवा अंदर ली जाती है, जब हम श्वास को अंदर खींचेंगे, ऑक्सीजन को अंदर खींचेंगे तो बिल्कुल नाक से हम हवा यहाँ पर लेंगे, और दूसरा है पसलियां बाहर की ओर गति करेंगी तो हमारा जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ेगा, यानी कि वो फैलेगा। डायफ्राम ऊपर उठता है, फेफड़े फैलते हैं, डायफ्राम ऊपर उठता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है इसमें डायफ्राम ऊपर उठता है। देखिए संकुचित होता है डायफ्राम, जब डायफ्राम संकुचित होगा तभी हमारी वक्षीय गुहा जो है उसका आकार जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। जाइलम के संदर्भ में हमें गलत कथन का चुनाव करना है। जाइलम यह एक ऊतक होता है, एक नली जैसी वाहिका होती है, भोजन तथा पोषक तत्वों को का पत्तियों से पादपों तक अन्य भागों तक संवहन करता है और वाष्पोत्सर्जन इसमें कर्षक खिंचाव उत्पन्न करता है। तो यदि हम बात करें जाइलम की, जाइलम एक ऐसा ऊतक होता है, निश्चित रूप से इसमें गलत कथन का चयन हमें करना है और गलत कथन इसमें हमारा जो रहेगा कि ये भोजन तथा पोषक तत्वों को पत्तियों से पादपों और अन्य भागों तक संवहन करता है, यही इसमें यहाँ पर गलत कथन देखने को रहेगा। क्योंकि देखिए जाइलम जो होता है, जाइलम जल का परिवहन करने का कार्य करता है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन का परिवहन करने का कार्य करता है, यानी कि दोनों प्रकार के जो संवहनी ऊतक है पौधों में, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। और जाइलम जल और खनिजों का वहन करने का कार्य करेंगे और साथ ही साथ फ्लोएम जो है वो पादप को भोजन का वहन करने में मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, छिद्र कैमरे पिनहोल कैमरे से किसी दूरस्थ रंगीन वस्तु का प्रतिबिंब रिक्त स्थान होगा, आभासी सीधा रंगीन और छोटा। तो देखिए पिन होल कैमरा जो होता है एक छोटे से बॉक्स में एक पिन नुमा होल करके बनाया जाता है और उस स्थिति में जब उससे दूसरे और उसके भाग पर उस वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वहां पर वास्तविक होगा,
उल्टा होगा, रंगीन होगा और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से उस धातु का चयन कीजिए जो H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन ऊष्मा देने पर भी तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती। कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, तो वो धातु हो जाती है कॉपर। और कॉपर क्यों यहाँ पर होगी, जो H2SO4 से तो अभिक्रिया करती है लेकिन ये ऊष्मा देने पर भी तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती। तो देखिए कॉपर जो धातु होती है उसमें हम हाइड्रोजन जो से नीचे आने वाली धातु होती है, जो सक्रियता श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। एक धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, कौन कौन सी धातु सक्रियता के हिसाब से, क्रियाशीलता के हिसाब से इनका एक क्रम तैयार है और उसी क्रम में हाइड्रोजन आता है ऊपर, कॉपर आता है नीचे। और जो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ में क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है, परंतु कॉपर इससे नीचे आता है इसलिए वो इससे अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त यहाँ पर नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। चौड़ी चपटी पत्तियां, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना और इसी के साथ में है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम हाथ, शंकुआकार पौधे जिनकी तिरछी शाखाएं तिरछी हो। इनमें से हमें पहचानना है मरुस्थलीय पौधों को में पाए जाने वाले पौधों के सामान्य लक्षणों को। तो कौन से यहाँ पर मरुस्थलीय पौधों के सामान्य लक्षण हैं वो हमें इसमें देखना है। यहाँ पर कुछ और पौधों के भी लक्षण दे रखे हैं। तो यदि हम बात करें इसमें से मरुस्थलीय पौधों के लक्षणों की, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे जो पौधे रहेंगे, देखिए मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती है वो चौड़ी चपटी नहीं होती है। तो तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण वो कर सकते हैं क्योंकि उनका तना हरा होता है, ये चीज देखने को मिलती है। जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना ये भी उनमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास ये भी देखने को मिलता है। तो बी सी डी यहाँ पर है। शंकुआकार पौधे जिनकी शाखा तिरछी, ये इनकी विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी सी डी के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आज हमने इतने सिलेक्ट किए थे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लेने पर थोड़ा सा समय भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हम प्रश्न में थोड़ी सी कुछ बातें और भी कर लेते हैं तो उनसे जुड़ी हुई और भी नए प्रश्न बन जाते हैं, वो चीज देखते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।